अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ प्लस। आइए सबसे पहले आज के हम मामलात का खुलासा देखते हैं। मुल्की सियासत की नब्ज JIT की पेशियों पर चलने लगी है। पहले हसन नवाज ने पेशी से वापसी पर गुस्सा निकाला, फिर इसहाक डार ने वापस आते ही इमरान खान को गुस्से के तीरों से छलनी कर दिया। मुल्की सियासत शदीद तुंदी की जानिब बढ़ रही है। पेशी से वापसी के बाद गुस्से और इल्जामात को रोकना होगा। लगता है सुप्रीम कोर्ट जल्द नोटिस ले लेगी। चंद दिन रह गए JIT की रिपोर्ट मुकम्मल होने में। मुल्की सियासी माहौल की हवाएं हर आने वाले दिन के साथ रुख भी तब्दील कर रही हैं और तुंदी भी इख्तियार करती जा रही हैं। कतर और बरतानिया से मनी ट्रेल और ऑफशोर कंपनियों का रिकॉर्ड भी हासिल करना है। SECP रिकॉर्ड का जायजा भी लेना है। क्या हतमी रिपोर्ट लेट भी हो सकती है? कराची में लोग पानी की बूंद बूंद को तरसते रहे, फिर अब्रे रहमत बरसी तो कराची डूबने लगा। सिर्फ जून यानी रमजान के महीने में 35 अफराद हलाक कर दिए गए। कराची वासी या तो टारगेट किलिंग हादसात से मर जाते हैं या फिर हुकूमत की बेहिसी उनकी जान निकाल लेती है। पूरा कराची कूड़े के ताफुन से बदबूदार हो चुका है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया नौजवानों को अपनों के पास लाने के बजाय दूर करने लगा है। नशे की शक्ल इख्तियार करने वाला ये सोशल मीडिया नौजवानों को ज़हनी दबाव और नफ्सियाती आवारस का शिकार करने लगा है। न्यूज़ प्लस आज मंजरे आम पर ला रहा है आज का सबसे बड़ा मसला जो जाने अनजाने में खामोश जहर बन चुका है। मुल्क के अंदर इस वक्त सिर्फ दो ही मामलात की पुकार है। एक तो मौसम का चर्चा है, बारिशें हो रही हैं, गर्मी थी और उसके बाद बारिशें हुई और बारिशों के बाद जो हाल हुआ उसका चर्चा है। और दूसरा है पनामा केस में JIT में बड़े बड़ों की पेशियों की पेशरफ्त का। जब से JIT ने काम करना शुरू किया है तब से ही हर रोज मुल्की सियासत नया रुख इख्तियार करती जा रही है। वजीर आजम नवाज शरीफ के बड़े साहबजादे हुसैन नवाज 5 मरतबा जबकि छोटे साहबजादे हसन नवाज 2 मरतबा JIT के सामने पेश हो चुके हैं, तीसरी बार आ जाए। इसके अलावा वजीर आजम नवाज शरीफ खुद भी JIT के सामने पेश हुए और उसने मुल्की सियासत की तुंदी में फिर भरपूर इजाफा कर दिया। और उसके साथ ही वजीर आला शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के दामाद रिटायर्ड कैप्टन सफदर, साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक, SECP के चेयरमैन जफरुल्लाह किजाजी और परवेज मुशर्रफ दौर में नैब के सरबराह रहने वाले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद नकवी भी JIT के सामने पेश हो चुके हैं। आज भी अहम तरीन पेशी हुई वजीर खजाना इसहाक डार साहब की थी और इससे पहले हसन नवाज तीसरी मरतबा JIT के सामने पेश हुए और पेशी के बाद दोनों ने अलग अलग मीडिया से गुफ्तगू की। आज की ये गुफ्तगू जिसने पूरे ही सियासी माहौल में भौचाल बर्पा कर दिया है। हसन नवाज साहब डाइस पर आए और उन्होंने वजीर आजम के साहबजादे हसन नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ पर दबाव डालने के लिए हमें JIT में बुलाया जा रहा है। क्या कहा हसन ने, जरा वो मुलाहिजा कीजिए। मैंने उनसे एक सवाल ज़रूर पूछा JIT से। मुझे आज कम से कम मेरा इतना हक है कि मैं पूछूं कि मेरा कसूर या जो कोई इल्ज़ाम है वो भी बता दें। कि जो समन्स इशू हो रहे हैं, ये कोई 10-12 समन्स तो हम बहन भाइयों के पास जमा हो चुके हैं। कंप्यूटर पे कट पेस्ट करके, नाम चेंज करके, तारीख चेंज करके, ये जो समन्स का जुमा बाज़ार लगाया हुआ है, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पर कोर्ट केस ख़त्म हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन चालू है और इल्ज़ाम ढूंढा जा रहा है। JIT बहुत दिनों से कोशिश कर रही है कि इल्ज़ाम ढूंढ लें, उल्टी गंगा ना बहाएं। बच्चों को बुला रहे हैं, बड़ों को बुला रहे हैं। मेरी दादी जान है, 85 साल की उनकी उम्र है, उनको व्हीलचेयर पे उनको भी फिर बुला लें। मसला सिर्फ एक है, वो है नवाज शरीफ का। उससे बच्चों को यूज़ किया जा रहा है प्रेशर डालने के लिए नवाज शरीफ के ऊपर। JIT को मसला सिर्फ ये है कि किसी तरीके से हम नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर डालें कि हमारे पास ताकत है। उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंटेशन मांगी है, जो कि उनका हक नहीं है, लेकिन मैंने दी है उनको डॉक्यूमेंटेशन। मैंने अपनी बरतानिया में जो मेरी कंपनीज़ हैं, जो मेरे बिज़नेस हैं, जो मेरे एसेट्स हैं, उनकी मैंने तमाम इंफॉर्मेशन, दस्तावेज़ात, वो मैं सब के सब
इनके हवाले कर आया हूँ। इसहाक डार, जिन्हें अटे मिजाज का इंसान कहा जाता है और उनको कहा जाता है कि वो बड़े हम्बल्ड हैं, उन्होंने आज ठीक ठाक गुस्सा निकाला। उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी मुलाहिजा कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का किसी जगह पे ना पनामा पेपर्स में नाम है, ना किसी कंपनी में नाम है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ एक कॉन्स्पिरेसी है। चंद रेफरेंसेस मुशर्रफ के ज़माने में बनाए गए। इट इज़ नथिंग बट ट्रैश। यार ये कैसा तमाशा है कि जज के बेटे के लिए तो कोई और कानून और प्रोसीजर, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ के लिए कोई और प्रोसीजर। मैं समझता हूँ ये फेयर नहीं है। मरियम नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की बेटी नहीं है, वो मेरी भी बेटी है, वो कौम की भी बेटी है। क्या जनाब इमरान खान की कंपनी न्याजी सर्विसेज में उनकी बहनों के नाम नहीं है जिन्होंने डायरेक्टर तौर पे साइन किया? मरियम का और क्या कसूर है? मुझे बुरा लग रहा है कि मरियम नवाज शरीफ को यहाँ बुलाया गया है। मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अभी भी इसका नोटिस लेना चाहिए और JIT को रिव्यू करना चाहिए अपना मामला, कि बजाय मरियम नवाज शरीफ को 5 को इन पर्सन बुलाने के उनको क्वेश्चनर भेजा जाए। जो इमरान खान कहता था कि इसमें से निकलेंगे फ्लैट्स के पैसे, मैंने उनको एक एक पैसे का हिसाब रिकंसाइल करवा दिया। मेरा इनका लव एंड हेट का रिश्ता बड़ा पुराना है इमरान खान साहब का। 93 में जब मैं लाहौर चेंबर का प्रेसिडेंट था तो ये मेरे दफ्तर में आया करते थे, मेरे जाती दफ्तर में भी है, लाहौर चेंबर के दफ्तर में भी। मेरे जो 2 बेटे हैं ये उनके साथ बैठ के मेरा इंतजार किया करते थे। किस मुंह से तुम 62 की पिटीशन डालते हो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ? अपने गिरबान में झांको तो तुम्हें नजर आएगा कि कैलिफोर्निया का केस काफी है तुम्हारे लिए। आपने जंग करनी है हमारे साथ करें। इन्होंने इतनी बेहुदा बातें की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से। जब उस बेचारे ने अगले दिन खबर छापी तो ये पाँव पड़ गए। मुझे कह दे कि मैंने नहीं कहा। आरिफ निज़ामी का ब्रदर इन लॉ इनके साथ आया था, अज़मत शाह, उसने कहा है। ये डरपोक आदमी है बेसिकली। आज वो सेकंड रिचेस्ट पार्लियामेंटेरियन कैसे बन गया है? वो तो किसी इंडस्ट्रीज का बेटा नहीं है मियां नवाज शरीफ की तरह। इसहाक डार के बेटे, जैसे मैंने आपको अर्ज किया, ये वही बेटे हैं जिनसे इसने मुझे अगस्त 2008 में कहता है कि अपने बेटे को कहेगा मुझे कोई शौकत खाने के लिए डोनेशन दे दे। इन्होंने डोनेशन दी, लेकिन जब मुझे ये पता चला फर्गूसन की रिपोर्ट से कि खान साहब ने तो ज़कात और डोनेशन के पैसों से जुआ खेल लिया BVI कंपनी में, तो मेरा इत्मीनान उठ गया। और उसके बाद PTI के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने इस गुस्से और ललकार के जवाब में भी इससे बढ़कर जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा, जरा वो भी मुलाहिजा कर लीजिए। शरीफों के पास भी कुछ नहीं है। अगर उनके पास होता तो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाता। तो अब उन्होंने ये सोचा है कि एक ही तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ाई करो, JIT से भी लड़ाई करो, इमरान खान पे हमले करो। शर्म करें इसहाक डार साहब, ऐसी बातें ना करें। आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपके बच्चे जो है वो उन्होंने कहा से अरबों रुपए की जजातें बना दी। खलीज टाइम में स्टोरी आई कि आपकी पता नहीं 50-50 मंजिला बिल्डिंग्स है वहाँ पे आपके बच्चों को। CCP का जो चेयरमैन है, जो मनी लॉ जो वहाँ पे टेम्परिंग हुई है रिकॉर्ड की, उसके खिलाफ एक क्रिमिनल केस होना चाहिए। इसहाक डार की कन्फेशनल स्टेटमेंट में हर किस्म की डिटेल जो है वो मौजूद है। पावर में आए बगैर इमरान खान ने इस कौम की खिदमत की है। पावर में आए बगैर इमरान खान ने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, जिसको आप मुतराज़ा कर रहे हैं। 93 में मेरे पास इमरान खान आया था, मेरे दफ्तर में बैठ के इंतजार करता। उस वक्त हॉस्पिटल बना रहा था, उस वक्त कोई सियासत नहीं शुरू की थी, उसके लिए वो आपके पास आया होगा। एक फैमिली मेंबर कह रहा है, वो दूसरा फैमिली मेंबर, उनके आपस में कोई चीज़ मिलती नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप हैं बादशाह, आप समझते हैं कि जनाब हमारा तो एहतसाब हो ही नहीं सकता। इन सारे हंगामों ने यह तो बहरहाल वाज़ेह कर दिया है कि आने वाले दिनों में तुंदी, तलखी और सियासी गर्मी का रुझान हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ता ही जाएगा और आने वाले दिनों में हालात कुछ और ही रंग लाएंगे। लेकिन इससे बढ़कर बात यह है कि JIT ने अब तक
कितनी कामयाबी हासिल कर ली है और अब तक की खुफिया कार्रवाई पे और नून लीग के गुस्से से साबित क्या होता है। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट सियासतदानों की तलखियां बढ़ रही हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले रहा है? क्या उनके इल्म में है कि जब भी कोई पेशी होती है और बाहर आकर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और एक दूसरे के खिलाफ ठीक ठाक बोला जाता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस ले सकती है? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी AQS और साथ में हमारे साथ मौजूद है साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल बैरिस्टर अली जफर साहब। AQS बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें बताइए कि आपकी तबीयत ठीक है? आप थोड़े दिनों से आप अल्लाह आपको सेहत दे। सबसे बड़ी बात ये मुझे ज़रा समझाइएगा कि हम रोज़ देख रहे हैं कि तलखियाँ बढ़ रही हैं, सब कैंपों से बाहर आते हैं लोग और पेशी के बाद फिर वो डाइस पर आते हैं और उसके बाद फिर बमबारी शुरू होती है तल्ख जुमलों की। क्या इस तल्ख जुमलों को और जो एक दूसरे के साथ माहौल बन रहा है, क्या इसको सुप्रीम कोर्ट भांप रही है? क्या GIT इस बात को समझ रही है? इसका क्या असर हो रहा है? क्या ऐसा मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इसका नोटिस लिया जाए? क्योंकि जिस तरह की तलखी इस वक्त बनी हुई है ये तो माहौल को और ज़्यादा गर्म कर देगी। बहुत शुक्रिया आपका गुलाम मुर्तज़ा। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई बात ऐसी हो रही हो जैसा कि हुआ भी और उस पर बेंच ने अपनी रिजर्वेशंस भी शो की और ये भी कहा गया जजेस की तरफ से कि हम नोट कर रहे हैं और एक मरतबा ये मामला सेटल डाउन हो जाए तो फिर हम उन लोगों को देखेंगे एंड वी विल सॉर्ट देम आउट, ये जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा था। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल वो मामला है जिसके अंदर तुंदी तेज़ी है या एक दूसरे के ऊपर सियासी, मेरा नहीं ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस एरिना के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करेगी कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के बारे में क्या कह रही हैं और क्यों कह रही हैं। तो इसमें तो आप रखें इत्मीनान कि इसमें इस तरह कुछ नहीं, ये इसी तरह चलता मैटर के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, अब जरा मुझे बताएं कि अब तक GIT में जितनी पेशियां हुई हैं, हम वो जो पैनामा केस की हियरिंग के अलावा बात GIT जब से शुरू हुई उसकी अब तक जाहिर है वो खुफिया कार्रवाई है उसमें सामने नहीं आ रही, लेकिन अब तक जो ऑब्जर्वेशन जो सहाफ़ी बता रहे हैं, जो सब कुछ बात सामने आती है, कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, उसके मुताबिक किस नहज पर है, क्या पोजीशन बनी हुई है और क्या राइट टाइम तक GIT मुकम्मल कर लेगी अपनी रिपोर्ट? देखें, इसको अगर हम देखें तो GIT की अपनी ही रिपोर्ट, जो कि जब आपको याद होगा कि GIT ने एतराज़ात दाखिल किए जब हुसैन नवाज़ की पिटीशन आई और फिर उसके बाद GIT की तरफ से काउंटर एलिगेशंस और इल्ज़ामात आए कि हुकूमत के इदारे जो हैं वो शायद हिंड्रेंसेस क्रिएट कर रहे हैं और कुछ टैम्परिंग की जा रही है, कोई कोऑपरेशन नहीं है, और उसमें उन्होंने खुद ही कहा कि इसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो ताख़ीर हो सकती है इन्वेस्टिगेशन की कंप्लीट करने में। तो एक इशारा तो उन्होंने दिया हुआ है। और जहाँ तक बात है कि इसमें क्योंकि बहुत सारे मामला हैं, जैसे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का मामला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाहर के हुकूमतों के साथ जो है वो ख़त किताबत होनी है, वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंटेशन की, वो कि इधर से भी जो जा रहे हैं, जैसे कि अभी आपने दिखाया कि हसन नवाज़ जो हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने सारे बिजनेस जो हैं उनकी डिटेल्स जो हैं वो दे दी हैं, फराहम कर दी। तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए ज़ाहिर है वहाँ से बाहर जो है वो करना पड़ेगा उनको, तो वो उसमें ज़ाहिर है वो टाइम दरकार है। अब पता नहीं है कि आया GIT उस हवाले से मुकम्मल कर चुकी है, नहीं कर चुकी है। और फिर इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कतरी जो पर्सनैलिटी हैं हमद बिन जासिम, उनका स्टेटमेंट, क्योंकि उनके 2 लेटर्स जो हैं वो सबमिट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस हवाले से इतलात ये हैं कि GIT ने जो है वो एक ख़त लिखा हमद बिन जासिम को 22 को या 19 जून को, जिसमें उन्हें कहा गया कि जो GIT जो है वो 29 या 30 जून जो है उस तारीखों में अवेलेबल होगी आप मोहम्मद बिन जासिम से क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, लेकिन उस ख़त के अंदर जो हमारी इतलात हैं उसमें यह है कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि आप मुझे क्वेश्चनर भिजवाएं। तो GIT ने जो ऑफिशियल जवाब दिया है उसमें उन्होंने इनकार किया है कि कोई क्वेश्चनर जो है वो आपको फराहम नहीं किया जाएगा। अब इस हवाले से जो है वो अगर आपने देखा हो कि आज इसाक डार साहब एक बात कर रहे थे, अगर आपको समझ आई हो कि जज के बेटे के लिए कानून और दूसरा वो असल में इशारा है अरसलान इफ्तिखार केस की तरफ, क्योंकि अरसलान इफ्तिखार केस के अंदर ये बात सेटल की गई है। और इसके अलावा भी बहुत सारे कि नैब जो है वो ऐसा कोई इदारा नहीं है कि वो आज़ाद इदारा हर किस्म की कैद व पाबंद से आज़ाद है।
बल्कि उसके अंदर ये क्या हतमी तौर पर हम हतमी तौर पर ये कह सकते हैं उसको सॉरी नहीं बुलाया जाएगा। क्या हतमी तौर पर हम कोई भी राय कायम कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि ये डायरेक्शन इस तक पहुंची या जीआईटी अब इस नहज पर आई है, सिवाय इसके कि इतनी इन लोगों की पेशियां हो चुकी हैं? देखें, इसमें अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ें ना, तो उसमें जो 20 अप्रैल का ऑर्डर है, जो कि 5 जजेस का ऑर्डर है, कोर्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, जो उसमें लिखा है कि एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनेगा, जो कि बना हुआ है। ठीक है। और उस इम्प्लीमेंटेशन बेंच के सामने जैसे ही पीरियडिकली या जो टोटल मुकम्मल 60 दिन के बाद मुकम्मल रिपोर्ट आएगी सामने, इस दौरान में अगर कोई ऐसी एविडेंस सामने आती है जिससे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अफेक्ट होते हैं, क्योंकि जो इशू है वो ये है कि वेदर द प्राइम मिनिस्टर इज ऑनेस्ट और नॉट, ठीक है, तो उसमें जो फिर जो है वो प्राइम मिनिस्टर को बुला करके और एग्जामिन किया जाएगा। और उसमें इस बेंच के पास इख्तियार है कि 184(3), 187 और 190 के तहत वो ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक। सो एप्रीहेंशन ये है कि अभी तक शायद ऐसी कोई चीज आई ही नहीं है सामने कि जिसकी बुनियाद के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से पढ़े। तो ये मेरा एक क्योंकि उसको देखने के बाद जो है वो एक एनालिसिस निकला। इसके साथ साथ एक और भी बड़ा अहम पॉइंट है, वो है जो जीआईटी की रिपोर्ट मुकम्मल होने का। इसमें कोई शक नहीं है कि जीआईटी की जो रिपोर्ट अभी बन रही है वो साथ साथ तैयार भी हो रही है। जो साथ साथ डिटेल्स आ रही हैं उनको मॉनिटर भी किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जीआईटी को अपनी तहकीकात मुकम्मल करने के लिए, आपको याद होगा, 60 दिन का वक्त दिया था। ताहम गुज़श्ता हफ्ते अदालत उस्मा ने मुश्तरका तहकीकाती टीम से कहा था कि वो अपनी हतमी रिपोर्ट 10 जुलाई को अदालत में पेश करें। अब अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, क्या अगले आने वाले 7 दिन जो रह गए हैं, रिपोर्ट मुकम्मल होने के चांसेस हैं? जब हमने ये देखना है कि लंदन से भी हमने पूरी मनी ट्रेल मंगवानी है, कतरी शहजादे का जो कतर से मामलात है वो भी है, और उसके बाद SCCP की जो फोरेंसिक रिपोर्ट आनी थी उसका भी डिटेल जायजा लेना है। तो क्या 7 दिनों में ये मुकम्मल हो जाएगा? देखें गुलाम साहब, मैंने जैसे आपको पहले कहा ना कि हमें इल्म नहीं है, ऑल्दो के कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है। अब ये जो है वो 18 जुलाई को या 18 जुलाई को ये कॉन्स्टिट्यूट होती है जीआईटी 3 मई को, राइट, ठीक है। 3 मई के बाद मई और 18 मई को जो है वो इन्होंने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए गवर्नमेंट को खत लिखा, जो कि जीआईटी का ही रिप्लाई है, और उसमें 4-5 दिन के बाद उनको इसकी वो आ गई कंफर्मेशन। तो उसमें देखा जाए तो अभी तक वो इन प्रोसेस है। फिर कतरी जो कि इम्पोर्टेंट एविडेंस है उसको क्वेश्चन नहीं किया गया है, और अगर कतरी को क्वेश्चन नहीं किया जाता है तो वो डेफिनेटली या वो किसी वजह से आ नहीं सकते हैं, या वो इनकार कर देते हैं, या कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि जैसे कि जीआईटी की तरफ से जो ख़त लिखा गया है उसके बारे में कानूनी माहिरीन जो हैं उनका ये कहना है कि ये खिलाफ वर्जी है सुप्रीम कोर्ट के अपने ही अहकामात की। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक लॉ सेटल किया हुआ है कि जब आप किसी को क्वेश्चन के लिए जीआईटी बुलाएगी, जो मैंने आपको बताया ना, इस हकदार ने जिसकी तरफ इशारा किया, उसमें ये सेटल किया गया कि उसको बाकायदा क्वेश्चनर भेजा जाएगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसकी तफसीलात बताई जाएगी। तो वो प्रोवाइड नहीं की जा रही है अपॉर्चुनिटी, तो वो एक्चुअली वो फिर और ये मेरा ख्याल है कि बोनाफिड ही नहीं आएगी जीआईटी के पार्ट के ऊपर। सही। मैं जरा अली जफर साहब से जरा कर लूँ राब्ता। अली जफर साहब, जीआईटी की इंक्वायरी मुकम्मल करने में अब चंद दिन बाकी रह गए हैं, आपको लगता है कि जीआईटी इन्हीं दिनों में रिपोर्ट मुकम्मल कर लेगी? जी, उम्मीद तो ये है कि जो 60 दिन का टाइम दिया था उसके अंदर ही रिपोर्ट मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल मेरा अंदाज़ा पूछें, जो गेस वर्क ही है, मेरे अंदाजे में मुझे लगता है कि कुछ मज़ीद टाइम चाहिए होगा जीआईटी को अपनी तहकीकात मुकम्मल करने के लिए। और वजह यह है कि मुझे नहीं लगता कि अभी उन्होंने पनामा से और इंग्लैंड से जो तहकीकात, जो इन्वेस्टिगेशन करनी है वो मुकम्मल है, और हो सकता है कि वो 15-20 दिन का टाइम मज़ीद मांगें। और अगर ऐसी चीज़ हो गई कि इसमें 20-30 दिन की ताख़ीर भी रिपोर्ट में करनी पड़ी, तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ये टाइम ज़रूर दे देंगे, और उसमें कोई ऐसा मेरा ख्याल है किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अली जफर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक का वक्त हुआ है नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कराची की। कराची को जो कि बेहिसी का मुजाहरा हो रहा है कराची पर, कराची बेबस है इस वक्त।
बल्कि बेहिसी उसके ऊपर बला बन के पड़ी हुई है। कराची बेहिसी और बेबसी से इस वक्त करा रहा है। कराची का जिक्र करेंगे एक ब्रेक के बाद। कराची शहर को न जाने किसकी नजर लग गई है। एक मसला दबता है तो दूसरा सर उठा लेता है। टारगेट किलिंग में अभी तक कमी नहीं हुई है। शहर में जराइम की कमी के दावे सिर्फ ख्याल ही साबित हुए हैं। गुज़श्ता माह जून में शहर भर में शहरियों की 110 कारें चोरी हुई और 1876 मोटरसाइकिलें छीनी और चोरी कर ली गई हैं, जबकि तशद्दुद के वाक़यात में 35 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं हुआ, CPLC के आदाद शुमार ये कहते हैं कि गुज़श्ता माह शहरियों से असलहे के जोर पर 12 कारें भी छीन ली गई हैं, जबकि 98 कारें मुख्तलिफ इलाकों से चोरी हुई। 35 अफराद जाँ बहक हुए, हलाक हुए। सिर्फ यही नहीं हुआ, गर्मी से झुलसे कराची वासियों को प्यास लगी तो पानी की बूंद बूंद को तरसते रहे। खुदा खुदा करके बारिश हुई तो लोगों के घर डूब गए। घर डूबे सो डूबे कराची की सड़कें तालाब बन गईं। इससे ज्यादा जुल्म यह हुआ कि यह पानी 3 रोज बारिशें खत्म होने के बावजूद अब भी कराची भर में खड़ा है और ताफुन फैला रहा है। कराची का कूड़ा ठिकाने तो लगता नहीं है। अब बारिश ने इस कूड़े को वापस बहाकर घर घर और सड़क सड़क और मोहल्ले मोहल्ले में पहुंचा दिया है। जिला बस्ती समेत कई इदारों की जानिब से कचरा उठाने का काम शुरू ही नहीं किया गया है, सिरे से ही शुरू नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि KMC और जो हुकूमत है उसके दरमियान ठीक ठाक चपकलिश है। सिर्फ यही नहीं, जो कराची भर के मेन हॉस्पिटल्स हैं, जो दीगर छोटे भी हॉस्पिटल्स हैं, उनके रास्ते इंतहाई खराब हैं। जगह जगह कचरा पड़े हुआ है, गड्ढे हैं जो भरे नहीं गए हैं। डॉक्टरों, मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची वासी या तो टारगेट किलिंग से मर जाते हैं और अगर बच जाते हैं तो फिर हुकूमत की बेहिसी उनकी जान निकाल लेती है। पूरा कराची कूड़े के ताफुन से इस वक्त बरबूदार हो चुका है। क्या कराची को इस तरह लावारिस छोड़ना किसी भी तौर पर ठीक है? हम सवाल उठाने जा रहे हैं कि क्या इंतजामिया इस मामले को ठीक करना भी चाहती है या नहीं चाहती है, या फिर टेक्निकली ये मसला ठीक हो ही नहीं सकता है, ये नामुमकिन है। इसके लिए बात करते हैं कराची की खबरों पर वाज़ेह नजर रखने वाले सीनियर सहाफी सिद्दीकी साहब। फहीम साहब, इससे पहले कि मैं क्राइम स्टोरीज के बारे में बात करूं कि कितनी हलाकतें हुई हैं, कराची कभी पानी को तरसता है और कभी जब पानी अब्रे रहमत की सूरत में बरसता है तो कराची पानी में डूब जाता है। कराची का ये मसला आज का नहीं है, आप कराची में कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है और क्या इंतजामिया इस मामले को ठीक करना ही नहीं चाहती है या फिर वाकई एक टेक्निकल मसला है, ठीक हो ही नहीं सकता है? फहीम साहब, देखिए, कराची के जो ये बल्दियाती मसाइल हैं ना, ये कोई आज के नहीं है और ना ही आज की पैदावार है। ये बरसों पुराना मसला है और इसको हल करने की जानिब कभी भी संजीदगी से तवज्जो ही नहीं दी गई और यही वजह है कि ये आज मसला बहुत बड़ा मसला बन चुका है। कराची में जिस तरह से कराची की आबादी फैली है, जिस तरह से कराची के जो है मज़ाफ़ात में जिस तरह से आबादी में इजाफा हुआ है, उसकी वजह से कराची में कोई प्लानिंग हो ही नहीं सकी। वो प्लानिंग ना होने की वजह से आज कराची ज़रा सी बारिश के ऊपर जो है वो डूब जाता है, अमलन डूब जाता है। और कराची में जो कराची का जो है सेवरेज का निज़ाम है और जो कराची के बरसाती नालों का निज़ाम है, ये सालों पुराना है, कोई 50 साल पुराना ये निज़ाम है। इस निज़ाम को कभी अपग्रेड करने की कोशिश ही नहीं की गई। कभी इस तरह का कोई काम ही नहीं हुआ कि कोई नया प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसके बनते वक्त जो है इस बात को भी मद्देनज़र रखा जाए कि जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है इससे जो पुराना सिस्टम है, हमारा ड्रेनेज का सिस्टम है, जो हमारा उसका जो है सेवरेज का सिस्टम है, वो किस हद तक मुतासिर होगा। कराची में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस वक्त बन रहा है, वफाक के तावन से बन रहा है। उसके नीचे उस इलाके की जो तमाम ड्रेनेज के सिस्टम है वो उसके नीचे दबा दिया गया है। उसके ऊपर मुतादिद बार जो खतूत भेजे गए इदारों को, लेकिन उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया गया। कराची में अभी करोड़ों रुपए की लागत से जो मुख्तलिफ शाहराहें बनी हैं, उन शाहराहों के साथ जो ड्रेनेज का सिस्टम होना चाहिए था उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई है। जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर जाहिर है यही हाल होगा जो कराची का इस बारिश में हुआ है। कराची में नालों की सफाई के ऊपर जो है 43 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है वो पिछले साल दिए गए, बजट में रखे नहीं गए, दिए गए, लेकिन उसके बावजूद नालों की सफाई लेकिन जो फहीम साहब जो CPLC के आदाद शुमार आए हैं, 35 अफराद रमजान मुबारक में हलाक हो गए। क्या हम कह सकते हैं कि कराची अभी तक अमन को तरस रहा है या फिर ये रूटीन मामला है? और देखिए, रमज़ान कराची की अगर हम तारीख़ उठा के देखें तो हमेशा से जो है वो क्राइम जो है वो बढ़ जाता है रमज़ान में।
रमज़ान में क्राइम बढ़ने की कई वजूहात हैं, उनमें से एक वजह यह भी है जो सिक्योरिटी है वो मखसूस हो जाती है मुख्तलिफ़ किस्म की के हवालों से। जो तरावी के इज्तिमात होते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो बढ़ानी पड़ जाती है आपको, और आखिर के जो 10-15 दिन हैं उनके दौरान आपको शॉपिंग सेंटर्स की और जो बाज़ार हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ जाती है। इसकी वजह से होता यह है कि जो जिस जगह आपको फोकस करना चाहिए आप उस जगह फोकस नहीं कर पाते, उसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की वारदातें जो है वो बढ़ती हैं। कराची में चोरी और छीनी गई गाड़ियों का मसला आज का नहीं है, कोई सालों पुराना है, लेकिन उसके ऊपर जो है कभी भी उस तरह से काम नहीं हुआ जिस तरह से साइंटिफिक बुनियादों पर होना चाहिए। गाड़ी चोरी और छिनती है, बड़े आराम से जो है वो शहर से बाहर ले जाई जाती है। यहाँ पर मुख्तलिफ एक से दूसरे गिरोह को वो दी जाती है, दूसरा गिरोह तीसरे को देता है, तीसरा शहर से बाहर निकालता है। तो बहुत डिटेल उसकी एक वो पूरी साइंस बनी हुई है कि किस तरह से गाड़ी जो है चोरी और छीनने के बाद शहर से बाहर निकलती है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। यानी अभी तक भी अमन बहाल नहीं हो सका है कराची का। ये वो मामला थे जिसकी वजह से कराची कराह रहा है, बेहिसी की वजह से और बेबसी की वजह से पूरा कराची इस वक्त करा रहा है। पूरे कराची में इस वक्त ताफुन की इंतहा है। एक और इंतहाई अहम मसला जिसकी जानिब हमेशा की तरह न्यूज़ प्लस आपकी तवज्जो मबजूल कराना जा रहा है, इस मसले का, इस मामले का, इस अहम तरीन मामले का ताल्लुक मुझसे है, आपसे है, हम सबसे है। मोबाइल फ़ोन जो कि आपके और मेरे हाथ में है। मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का अहम तरीन जुज़ बन चुका है। इसके बगैर पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ज़िंदगी की रूटीन तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें इस्तेमाल होने वाला सोशल मीडिया जो इस वक्त हमारी रूटीन का हिस्सा बन चुका है, मिसाल के तौर पर फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ये सब पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन के तबादले में इनकलाब बर्पा कर दिया है। लेकिन ये इनकलाब अब नशा बन चुका है। जिसने इस नशे को एक बार चखा वो इसका आदी बन गया और उसके साथ जुड़ गया। जी हां, यही आज का सबसे अहम तरीन मौजू है, जो मामला है जो न्यूज़ प्लस उठाने जा रहा है। सोशल मीडिया नशे की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हालिया होने वाली एक अहम तरीन तहकीक ने साबित किया है। और इसमें यह कहा गया है कि नौजवानों की ज़हनी सेहत के लिए सोशल मीडिया मुज़र तरीन प्लेटफॉर्म है। यह रिपोर्ट बरतानिया की रॉयल सोसाइटी फॉर पब्लिक हेल्थ की जानिब से जारी की गई है। यह भी बताया गया है कि ज़हनी सेहत के लिए बदतरीन सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और स्नैपचैट है, क्योंकि इन दोनों प्लेटफॉर्म में तस्वीरों पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है, जिसकी वजह से ये नौजवानों में एहसास कमतरी, तफाखुर और जहनी इंतशार जैसे नफसियाती मसाइल का सबब बनते हैं। माहिरीन ने इस तहकीक पे 100 नौजवानों को शामिल किया जिनकी उम्रें 14 से 24 बरस के दरमियान थी, बिल्कुल यंग एज थी। इन नौजवानों की जहनी जो सेहत है उस पर सोशल मीडिया के असरात जानने के बाद मालूम हुआ कि ये नौजवान जहनी परेशानी, फिर से सुनिएगा कि यही नौजवान जहनी परेशानी, जहनी दबाव, नींद की कमी और फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी एहसास कमतरी में मुब्तला थे। इसके साथ साथ ये मुआशरती तौर पर अलग थलग रहने शुरू हो गए थे और अकेलेपन का शिकार थे। इस तहकीक का मकसद सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स के मस्बत पहलुओं पर रोशनी डालना और ऐसे हालात से बचना है जो नौजवानों को सोशल मीडिया साइकोसिस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, साइकोसिस की तरफ ले जाते हैं, यानी उनको नफ्सियात को किसी ना किसी तरह से डैमेज करते हैं। जी हां, सोशल मीडिया इस वक्त एक नशा बन चुका है। बिलखुसूस नौजवान लड़के और लड़कियां इस नशे की आदी हो चुकी हैं, बल्कि होती जा रही हैं मजीद। एक ही घर में घर का हर फर्द अलग-अलग अपने मोबाइल से सोशल मीडिया से मुंसलिक रहता है और एक दूसरे से बातचीत नहीं होती है, एक दूसरे के करीब नहीं बैठते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, एक दूसरे के मसाइल, खुशियां नहीं बांटते हैं। और इसकी वजह से मुआशरे में बेशतर मनफी असरात और बुराइयां जन्म ले रही हैं। नौजवान बच्चे और बच्चियां मस्बत सरगर्मियों से दूर होते जा रहे हैं। हद तो यह है कि स्कूलों, कॉलेजेस और जामियात के तालिब इल्म अपने मोबाइल फोन क्लासरूम तक ले जा रहे हैं। बच्चों की पहली तरबियत गाह जो होती है, अब वो स्कूल होती है, घर होता है, लेकिन सोशल मीडिया से मुस्तकिल मुंसलिक रहने की वजह से नौजवान हमारी इक़दार, खानदानी रवायात से दूर हो रहे हैं। वो हर वक्त मोबाइल फ़ोन पर रहते हैं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा होता है, लेकिन जो अपने होते हैं उनसे दूर रहते हैं। तहकीक ये भी कहती है कि सोशल मीडिया का नशा सिगरेट और शराब से भी ज्यादा है और यह नशा नौजवानों की जिंदगी में सरायत कर गया है। रात को इस सोशल मीडिया की वजह से इसके बगैर नींद नहीं आती है। हर 10 या 15 मिनट के बाद मोबाइल की तरफ बार बार हाथ जाता है और सोशल मीडिया को देखा जाता है या ब्राउज किया जाता है।
इससे मुंसलिक नौजवानों को स्कूलों को अस्पतालों में सेमिनार्स कराने की जरूरत है। खास तौर पर नौजवानों के इस नशे के बारे में आगाह करना जरूरी है। हमने अपनी ड्यूटी अंजाम दी है, आपको बताया है कि ये नशा बन चुका है, कंट्रोल रखिए, ख्याल रखिए। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना गिरदो निवाह का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने की बात।